नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आएगा। गृह मंत्रालय ने राज्यों को दुष्कर्म से जुड़े मामलों की जांच 2 महीने के अंदर निपटाने के निर्देश दिए। केंद्र ने हाथरस मामले की जांच सीबीआई से कराने की अधिसूचना जारी की। अमेरिका ने कहा ये स्वीकार करने का समय आ गया है कि चीन का आक्रामक रवैया बातचीत से नहीं बदलेगा। निहाल सरीन ने chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम की और फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज राफेल नाडाल का मुकाबला नोवाक जोकोविच से। समाचार प्रभात के इस अंक में नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ करेंगे। ग्रामीण भारत में बदलाव लाने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत इस वर्ष अप्रैल में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को मकान के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। ये योजना 4 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप से पूरे देश में लागू की जाएगी। इसके दायरे में 6,62,000 गांव आएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्ड वितरित किए जाने के आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण की शुरुआत होने से लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त एसएमएस लिंक के माध्यम से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का वितरण करेंगी। इसके अंतर्गत 6 राज्यों के 763 गांव के लोग लाभान्वित होंगे। इनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव शामिल हैं। इस योजना के तहत संपत्ति कार्ड होने पर ग्रामवासियों के लिए ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने का रास्ता खुलेगा। देश में पहली बार गांव के लाखों संपत्ति धारकों को तकनीक के माध्यम से इस तरह की सुविधा इतने बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराई जा रही है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में सकारात्मक बदलाव लाएगी। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि ये योजना करोड़ों भारतीयों का जीवन बदलने में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि 6,62,000 गांवों के लोगों को चरणबद्ध रूप से संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। संपत्ति के मालिकाना हक का आधिकारिक दस्तावेज ग्रामीणों को सशक्त बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे उन्हें बैंक ऋण सहित कई वित्तीय सुविधाएं मिल सकेंगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दुष्कर्म मामले में घटना की रिपोर्ट के 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में अनिवार्य कदम उठाने में पुलिस की विफलता की जांच की जाएगी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी नए परामर्श में यौन अपराधों के मामले की जांच पर नजर रखने को भी कहा है, ताकि आरोप पत्र पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। गृह मंत्रालय ने कहा कि आपराधिक दंड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों के मामले में एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज होनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि पुलिस थाने के कार्यक्षेत्र के बाहर संज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना मिलने पर भी कानून पुलिस को एफआईआर या 0 एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देता है। महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के अपराध भी ऐसे संज्ञेय अपराधों में से आते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और उसकी मृत्यु के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने की अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिकारियों ने बताया है कि अधिसूचना प्रमुख जांच एजेंसी की उपयुक्त शाखा को सौंप दी गई है और जांच दल प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शीघ्र फॉरेंसिक विशेषज्ञों के दल के साथ अपराध स्थल पर पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बढ़ती घटनाओं और मंदिर खोले जाने की अनुमति नहीं देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सोमवार और मंगलवार को राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। भाजपा प्रवक्ता केशव उपाध्याय, प्रदेश महिला शाखा अध्यक्ष उमा खापरे और उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने कल संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। सुश्री खापरे ने बताया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल सहित पार्टी पदाधिकारी आंदोलन में भाग लेंगे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लागू 3 कृषि कानूनों का स्वागत करने के लिए राज्यव्यापी कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। सरकार ने उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए तुअर और उड़द के खुदरा मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि को कम करने और इन दालों की आपूर्ति में बढ़ोतरी करने के लिए कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खुदरा मूल्यों को ज्यादा असरदार बनाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी या गतिशील आरक्षित मूल्य डीआरपी, इनमें से जो भी कम हो उसके अनुसार खुदरा मूल्यों को संशोधित करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने राज्यों को 2018 के खरीफ स्टॉक के लिए 79 रुपये प्रति किलो और 2019 के खरीफ स्टॉक के लिए 85 रुपये प्रति किलो के खुदरा मूल्यों पर धुली उड़द बेचने को कहा है। इसी प्रकार तुअर की दाल के लिए 85 रुपये प्रति किलो खुदरा मूल्य तय करने को कहा है। मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दालों के स्टॉक को थोक में बेचने या आवश्यकतानुसार आधा किलो और 1 किलो के पैक में उठाने की पेशकश की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों में खरीफ विपणन अवधि 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 2 करोड़ 83 लाख से अधिक किसानों से 32 लाख 12 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 6,065 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए खरीफ विपणन अवधि 2020 के अंतर्गत 30,70,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदने को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए 1.23 लाख मीट्रिक टन नारियल खरीदने की भी मंजूरी दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 85.81% हो गई। पिछले 24 घंटों में 82,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 59,88,000 से अधिक रोगी कोविड से स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी से रोगियों की वास्तविक संख्या को निम्न स्तर पर बनाए रखने में मदद मिली है और ये कोरोना से संक्रमित मामलों के 12.65% के बराबर हो गई है। इस समय देश भर में कोविड का इलाज करा रहे रोगियों की संख्या 8,83,000 है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड-19 के परीक्षणों की संख्या में बढ़ोतरी पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने परीक्षण कार्य में और तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने में चिकित्सा जांच की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड परीक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है।
अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि कोविड-19 संक्रमण में उत्तर प्रदेश में कमी आ रही है और ऐसे समय में आगामी त्योहारों के मद्देनजर सबसे ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। राज्य में कोरोना नमूनों की जांच काफी तेजी से की जा रही है और कल एक दिन में 1,76,514 नमूनों की जांच की गई और अब तक यहां 1,17,26,075 नमूनों की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि आनुपातिक रूप से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,099 कोरोना के नए मामले मिले और वहीं इस दौरान इससे ज्यादा 4,065 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 3,87,149 लोग कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 89.26% हो गई है। ई संजीवनी पोर्टल लोगों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रहा है और अब तक प्रदेश में 1,30,286 लोग इस ऐप के माध्यम से चिकित्सकीय सलाह का लाभ उठा चुके हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर बढ़कर 94% हो गई है। राज्य में उपचाराधीन रोगियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। मौजूदा समय में 11,014 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। अब तक कुल 1,94,966 रोगियों में से 1,83,007 संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस महामारी से 944 लोगों की मौत भी हुई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक कोरोना जांच की जा रही है। अब तक 83,06,444 नमूनों की जांच की जा चुकी है। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 1,221 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। राज्य में अभी तक कुल 1,30,897 रोगी कोविड-19 से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में स्वस्थ होने की दर 87% को पार कर गई है। गुजरात में अब तक कोविड-19 संक्रमण के कुल मामले 1.5 लाख से अधिक हो चुके हैं। कल 1,456 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 49,61,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इसमें से 51,288 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। राज्य में सबसे अधिक 252 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए। अहमदाबाद में 176 नए मामले सामने आए। इस वक्त 15,958 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 81 मरीज वेंटिलेटर पर है। कल 10 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,560 हो चुकी है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने नए मामले सामने आने के बाद शहर के 13 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल कर दिया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित 44,150 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने वाले रोगियों की दर बढ़कर 91.66% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 5,242 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, जबकि 5,222 मरीज संक्रमण से मुक्त हो गए। कोविड-19 से बचाव और राहत उपायों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए हर तरफ से दान राशि प्राप्त हो रही है। राज्य में कोविड महामारी को नियंत्रित करने के लिए तमिलनाडु मुख्यमंत्री राहत कोष में करीब 394 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। ये धनराशि स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में वृद्धि और अन्य आवश्यक कार्यों पर खर्च की जा रही है। ये राशि बड़ी कारपोरेट कंपनियों, लघु उद्यमियों, सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों और आम लोगों से प्राप्त हो रही है। ये उल्लेखनीय है कि विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि के अनेक स्कूली छात्र अपनी जेब खर्च से मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर रहे हैं। कुछ अन्य प्रकार के दान में रोगाणुनाशक, चिकित्सा उपकरण और अस्पताल से संबंधित अन्य सामग्री भी शामिल है। नागरिक समाज महामारी से उत्पन्न समस्याओं से निपटने में अहम भूमिका निभा रहा है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अरुण होरा। कर्नाटक में कल कोविड के 10,517 नए मरीजों की पुष्टि होने के साथ ही कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 7 लाख को पार कर गई है। राज्य में कल 8,337 लोगों को इस बीमारी से स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब तक 5,69,947 लोग इस बीमारी के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। ओडिशा में कल कोविड से संक्रमित 3,885 लोग स्वस्थ हो गए। इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,24,273 हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब 28,000 के आसपास रह गई है।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मनोचिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नंद कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कोविड-19 के उपचार के लिए कोई भी दवा चिकित्सक की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। आइवरमेक्टिन जैसे जनरल एंटीबायोटिक होता है कि हम सर्दी खांसी होने पे खा लेते हैं, वैसे एक एंटीवायरल ड्रग है। इसको बिना सलाह के नहीं लेना चाहिए। एक तो एक महंगी होती है और जब तक डॉक्टर नहीं दे, प्रिस्क्राइब नहीं करे, मत लीजिए इसको। इसलिए इसका एक डोज होता है, एक शेड्यूल होता है, उसके अनुसार लेना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी ने कहा, इस योजना से ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आएगा। गृह मंत्रालय ने राज्यों को दुष्कर्म से जुड़े मामलों की जांच 2 महीने के अंदर निपटाने के निर्देश दिए। केंद्र ने हाथरस मामले की जांच सीबीआई से कराने की अधिसूचना जारी की। अमेरिका ने कहा, यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि चीन का आक्रामक रवैया बातचीत से नहीं बदलेगा। निहाल सरीन ने chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम की और फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज राफेल नडाल का मुकाबला नोवाक जोकोविच से। अमेरिका ने कहा है कि अब यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि चीन के उग्र व्यवहार में बदलाव लाने के लिए बातचीत और समझौते कारगर नहीं हो सकते। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने चीन के प्रति रोष व्यक्त करते हुए कहा कि उसने अपनी विस्तारवादी नीति जारी रखते हुए भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बताया कि चीनी सरकार ने एलएसी पर करीब 60,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। पोम्पियो ने क्वाड देशों को दी गई धमकियों के लिए भी चीन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने क्वाड देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका को धमकी दी है। ये चारों देश विश्व के बड़े लोकतंत्र और शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मंगलवार को टोक्यो में बैठक हुई थी। हिंद प्रशांत क्षेत्र, दक्षिण चीन सागर और पूर्वी लद्दाख में चीन की उग्र सैन्य हरकतों को जारी रखते क्वाड देशों की ये बैठक हुई। फ्रांस में कल 2 छोटे विमानों के टकरा जाने से 5 लोगों की मौत हो गई। टकराने के बाद ये दोनों विमान पेरिस के दक्षिण पूर्व नगर के निकट एक बगीचे में गिर गए। दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चला है, छानबीन की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में हिस्सा लिया। बिहार विधानसभा चुनाव में कोविड-19 को देखते हुए बड़ी संख्या में मतदाताओं को डाक मतपत्रों के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता डाक मतपत्र से अपना वोट दे सकेंगे। मधुमेह और कोविड रोगियों को भी ये सुविधा प्रदान की गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि 10,85,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को डाक मतपत्र से वोट देने की सुविधा प्रदान की गई है। तो हमारे पास 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के 10,85,000 मतदाता हैं और ये पोस्टल बैलेट की सुविधा उन्हें भी है, जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी वोटर्स को। मैं बता दूं कि पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए बहुत सारे इंतजाम हैं। एक तो उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा है और जिसकी प्रक्रिया यह है कि जो वोटर हैं उनको नॉमिनेशन की पहली तिथि जो होती है, जिस दिन अधिसूचना निर्गत होती है, उसके 5 दिन के अंदर अपने बीएलओ के माध्यम से पोस्टल बैलेट के लिए एप्लीकेशन, एक फॉर्म है 12D, उसमें देना होता है। जैसे ही आप देंगे तो आपको पोस्टल बैलेट इशू कर दिया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अब तक 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नौकरी के लिए साक्षात्कार बंद किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रुप डी, गैर राजपत्रित और ग्रुप सी पदों के लिए साक्षात्कार वर्ष 2016 से ही रोक दिया गया था। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पसंदीदा उम्मीदवारों की मदद के लिए साक्षात्कार में अंकों में हेरफेर के आरोप लगाए जाते थे। इंटरव्यू बंद कर चयन के लिए केवल लिखित परीक्षा के अंकों पर विचार किए जाने से सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिला है।
डॉक्टर सिंह ने बताया कि कई राज्यों ने साक्षात्कार बंद किए जाने से सरकारी खजाने में भारी बचत होने की भी बात कही है। हजारों की संख्या में उम्मीदवारों के साक्षात्कार पर भारी खर्च होता था और ये प्रक्रिया कई दिन तक जारी रहती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। आप भी अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-117800 पर डायल कर संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव भेजने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल कर SMS से लिंक प्राप्त किया जा सकता है। भारत के युवा खिलाड़ी निहाल सरीन ने रूस के एलेक्सी सराना को हराकर chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। कल चेन्नई में खेले गए फाइनल में सरीन ने विश्व जूनियर के 6 नंबर के खिलाड़ी सराना को फाइनल में 18-7 से पराजित किया। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज राफेल नाडाल का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। सेमीफाइनल में नाडाल ने डिएगो श्वार्ट्जमैन को और जोकोविच ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराया। 12 बार फ्रेंच ओपन खिताब जीत चुके राफेल नाडाल का लक्ष्य रॉजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड की बराबरी करना होगा। महिला सिंगल्स फाइनल में कल पोलैंड में इगा श्वांतेक ने अमेरिका की सोफिया केनिन को 6-4, 6-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 37 रन से हरा दिया। कप्तान विराट कोहली ने 52 गेंद में नाबाद 90 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 169 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 132 रन ही बना पाई। अबुधाबी में हुए दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब को 2 रन से हराया। 164 रन के लक्ष्य के जवाब में किंग्स 11 पंजाब ने 5 विकेट खोकर 162 रन बनाए। आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा और अबुधाबी में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दिल्ली कैपिटल्स 6 में से 5 मैच जीतकर 10 अंक के साथ तालिका में पहले स्थान पर है। मुंबई इंडियंस दूसरे और कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरे स्थान पर है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चले चेन्नई तो वहां दोपहर बाद या शाम के समय वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान 25 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पूरब की बात करें तो कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। शहर में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर और लद्दाख में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। लद्दाख में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 9 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 13 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्वोत्तर चलें तो गुवाहाटी में बादल छाए रहने के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम लागू होने के
कुछ ही घंटे बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि नागोर्नो काराबाख विवादित क्षेत्र में युद्ध विराम को विफल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। रूस की पहल पर बातचीत के प्रयासों से युद्धरत दोनों देशों ने शांति समझौते पर सहमति व्यक्त की थी, जिसके अंतर्गत कैदियों और मृतकों के शवों के आदान प्रदान की अनुमति दी गई थी। लेकिन दोनों देशों ने नए हमलों के आरोप लगाए। आर्मेनिया की सेना ने अजरबैजान पर आरोप लगाया कि उसने दक्षिण पूर्वी आर्मेनिया के कपान कस्बे पर गोले दागे हैं। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सैन्य तनाव कम करने और आधिपत्य छोड़कर अपने वादों को निभाने की अपील की है। ताइवान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति वेन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चीन की प्रसारवादी नीति के प्रति चिंतित है। चीन की सेना ने बड़ी संख्या में ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान भेजकर हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा कई बार चीन ने ताइवान की सीमा का अतिक्रमण करने का भी प्रयास किया है। पिछले महीने एक वरिष्ठ अमेरिकी राजदूत के दौरे के समय भी चीन ने ताइवान की सीमा के निकट ऐसी ही कोशिश की थी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि शनिवार को चीन के जेट विमानों ने ताइवान के रक्षा क्षेत्र में एक महीने में 8वीं बार अतिक्रमण किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन। धन्यवाद चंद्रिका। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की रफ्तार बढ़ने की खबर अखबारों ने पहले पन्ने पर विस्तार से दी है। हरिभूमि लिखता है, स्वस्थ होने की दर 85% के पार पहुंची। जांच में तेजी लाने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश भी साथ ही दिए गए हैं। हिन्दुस्तान लिखता है, दिल्ली में होम आइसोलेशन में नहीं रहेंगे बुजुर्ग। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, दुनिया भर के देश कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। भारत में देसी वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल जल्द। जनसत्ता की बड़ी सुर्खी है, ब्याज दर पर ब्याज माफी मुद्दे पर सरकार का सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा। पत्र ने शीर्षक दिया है, अदालतों को नहीं करना चाहिए राजकोषीय नीतियों में हस्तक्षेप। इससे पहले केंद्र सरकार ने बैंकों के कर्ज के चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 करोड़ रुपए तक के कर्जदारों को किस्तों में राहत देने को कहा था। महिला सुरक्षा पर गृह मंत्रालय के राज्यों को जारी किए गए नए परामर्श की खबर के साथ अखबारों ने अपने अपने अनुसार शीर्षक दिए हैं। दैनिक जागरण लिखता है, दुष्कर्म मामलों में एफआईआर अनिवार्य, 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, गृह मंत्रालय ने कहा, महिला अपराध में लापरवाह अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। नवभारत टाइम्स लिखता है, केंद्र ने कहा, दुष्कर्म मामले में 60 दिन में पूरी हो जांच। विभिन्न अखबारों ने बिहार के शीर्ष नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार के बाद उनके पंचतत्व में विलीन होने की खबर पहले पन्ने पर दी है। दैनिक ट्रिब्यून ने जम्मू कश्मीर के विभिन्न सेक्टरों में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास असैन्य इलाकों में पाकिस्तान की गोलाबारी की बड़ी खबर बनाया है। अमर उजाला और नवभारत टाइम्स ने दिल्ली विश्वविद्यालय में 5 वर्ष बाद फिर से 100% कट ऑफ होने का समाचार दिया है। लिखा है, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और बीकॉम ऑनर्स सबसे आगे रखे। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ने और शनिवार को स्मॉग से ढके इंडिया गेट का चित्र अमर उजाला ने पहले पन्ने पर दिया है। पत्र लिखता है, दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर वायु गुणवत्ता स्तर 240 से ऊपर पहुंचा। फ्रेंच ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब पहली बार इगा श्वांतेक के जीतने पर नवभारत टाइम्स ने लिखा है, 54वीं रैंकिंग वाले इगा 19 वर्ष की कम उम्र में चैंपियन बनी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी ने कहा, इस योजना से ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आएगा। गृह मंत्रालय ने राज्यों को दुष्कर्म से जुड़े मामलों की जांच 2 महीने के अंदर निपटाने के निर्देश दिए। केंद्र ने हाथरस मामले की जांच सीबीआई से कराने की अधिसूचना जारी की।
अमेरिका ने कहा, ये स्वीकार करने का समय आ गया है कि चीन का आक्रामक रवैया बातचीत से नहीं बदलेगा। निहाल सरीन ने chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम की और फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज राफेल नाडाल का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।